जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी जो वन दरोगा वाले एग्ज़ाम है उसकी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम अपना चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं, जिसको हम अपना जो ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन वाली किताब है उससे देख रहे हैं और इसमें हम चैप्टर वाइज अपने सिलेबस को देख रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अपना पहला चैप्टर राष्ट्रीय वन नीति। आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना। ये सारे चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला चैप्टर राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना। सबसे पहले भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वर्ष 1983 में राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना बनाई गई। तो सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है कि राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना कब बनाई गई? 1983 में बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्यनीति, कार्यक्रम और योजनाओं की रूपरेखा निर्धारित की गई। इस कार्य योजना के अनुसार दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं और इनमें अभयारण्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले आपका काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य। काजीरंगा कहाँ पड़ता है? आपका आसाम के गोलाघाट नागांव जिले में 1974 में स्थापित किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 858.98 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें क्या क्या मुख्य रूप से जीव पाए जाते हैं? हाथी, चीता, जंगली भैंसा, हिरण, सांबर, भालू, रीछ, भेड़िया, ये सारे जीव मुख्यतः पाए जाते हैं। और सबसे अधिक इसके लिए फेमस है? गैंडा के लिए फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मानस वन्यजीव अभयारण्य तथा चीता संरक्षण केंद्र। यह आसाम के जो कामरूप जिला है वहाँ पे है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 950 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई है 80 मीटर और इसके मध्य में मान नदी बहती है। इसमें जंगली जीवों में चीता, जंगली कुत्ता, सांभर, जंगली भैंसे तथा सुनहरे लंगूर आदि पाए जाते हैं। तो आप सबका नाम, कब इनकी स्थापना हुई थी या इनकी एरिया थोड़ा आपको पता होना चाहिए और किस स्टेट में और स्टेट के किस ज़िले में है। तो बस ये मुख्य चीज़ें हैं और कौन कौन से जीव पाए जाते हैं एक आपको ओवरऑल व्यू होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है आपका जलदापारा वन्यजीव अभयारण्य। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में कितना 216.51 किलोमीटर लंबा घास का मैदान है, जिसमें वन्यजीवों में हाथी, चीता, हिरण, भेड़िया तथा विविध प्रकार के पक्षी और रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। तो जो आपका जलदापारा है कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। अगला हमारा पालामाऊ राष्ट्रीय पार्क। ये कहाँ है? झारखंड के डाल्टनगंज जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 436 स्क्वायर मील है और यह घना जंगल है। इसमें बाघ, सांबर, चीता, भेड़िया, भालू, चिंकारा, छोटा हिरण, चौसिंगा, निगलई आदि जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद अगला हमारा हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क। इस पार्क की स्थापना 1955 में की गई, जिसका कुल क्षेत्रफल है 184 स्क्वायर किलोमीटर। यह भी घना जंगल। इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? सांबर, चीता, भेड़िया, भालू, हिरण तथा गौर पाए जाते हैं। इसके बाद अगला हमारा चिल्का लेक। ओडिशा के भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर दूर सबसे बड़ी झील है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1165 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें विविध प्रकार के दुर्लभ जीवधारी तथा पक्षी पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख क्या है? बत्तख, सारस, क्रेन, आस्पेयस, सुनहरी प्लोवर, सैंड पाइपर, स्टोन क्रोलिक्स इत्यादि पाए जाते हैं। तो जो चिल्का लेक है, चिल्का लेक कहाँ पे आपकी? ओडिशा में, भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर दूर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगला हमारा कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। यह भारत का सबसे बड़ा तथा प्रसिद्ध वन्य जीवों का अभ्यारण्य है। इसे कब बनाया गया था? सबसे पहला इंडिया का नेशनल पार्क था। इसे 1936 में बनाया गया था। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंडिया का फर्स्ट होने की वजह से। यह उत्तराखंड के नैनीताल तथा गढ़वाल जिलों के मध्य स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 1318 स्क्वायर किलोमीटर है। यह रामगंगा नदी के पश्चिम से दक्षिण मोड़ पर स्थित है। इसमें विविध प्रकार के दुर्लभ जीवधारी रखे गए हैं। इनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? चीता, पैंथर, भालू, हाथी, नीला सांड, भौंकने वाला हिरण, पक्षियों में बुलबुल, लकड़बग्घा, खूहा, बारवेट, बलवर, शहद की मक्खियाँ, ये सब सारे जीव पाए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण आपका कितना स्क्वायर किलोमीटर है इसकी एरिया। इसके मध्य में जो रामगंगा नदी बहती है, ये महत्वपूर्ण है। ये कब बनाया गया था? 1936 में और इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट। इस बार नेक्स्ट आपका कोलेरू पक्षी अभयारण्य। तो कोलेरू कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश में है। इसमें छोटी चिड़ियाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका गेंड हिरण पार्क। ये कहाँ है? मद्रास शहर के निकट स्थित है। इसमें चीता तथा कालीवक मतलब बगला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका मुंडाथुराई अभयारण्य। इसकी स्थापना तमिलनाडु में 1980 में हुई थी।
इसका कुल क्षेत्रफल कितना है 346 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें सदाबहार वृक्ष हैं। इनमें से तमरापरानी नदी बहती है। इसमें विचित्र प्रकार के चीता, पैंथर, सांबर, चीतल आदि जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना केरल राज्य में 1940 में की गई थी तथा वर्ष 1982 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, नेशनल पार्क बना दिया गया। इसका टोटल एरिया कितना है 925 स्क्वायर किलोमीटर है और यह नकली नदी के चारों ओर, पेरियार बांध योजना के चारों ओर फैला हुआ है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता अधिक आकर्षक है। इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? महत्वपूर्ण किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए। जंगली हाथी, सांभर, भौंकने वाले हिरण, जंगली कुत्ते, लंगूर, भालू, ये सब पाए जाते हैं। अगला जो आपका मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, तो उत्तर पश्चिम जो नीलगिरी पर्वत है तमिलनाडु राज्य में 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। यह काफ़ी अधिक समृद्धशाली जंगल है जिसमें दुर्लभ जीव पाए जाते हैं जैसे जंगली हाथी। तो जंगली हाथी के लिए भी महत्वपूर्ण, ऊपर वाले महत्वपूर्ण था। सांभर, चलतल, हिरण, लंगूर, बंदर, जंगली बिल्ली, उड़ने वाली छिपकली, रेंगने वाले जीव, अजगर और सांप, विविध प्रकार की चिड़ियाएँ पाई जाती हैं। इसके बाद जो हमारा अगला है बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य की स्थापना कर्नाटक राज्य में 1974 में की गई। यह मैसूर से 80 किलोमीटर दक्षिण में ओकमांड के रास्ते पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है 874 स्क्वायर किलोमीटर है तथा 1154 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं? हाथी, लेपर्ड, भालू, जंगली कुत्ते, चलतल, पैंथर, भौंकने वाले हिरण तथा लंगूर पाए जाते हैं। इसके बाद अगला हमारा कोटिगांव वन्यजीव अभ्यारण्य। यह भी महत्वपूर्ण है। कोटिगांव कहाँ पड़ता है? आपका जो दक्षिणी गोवा है वहाँ से 105 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह आर्द्र सदाबहार वन है। ये महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है कि आपका इनमें से कौन आर्द्र सदाबहार वन के अंदर आता है, तो आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट है इसमें गौर, सांभर, भेड़िया, चीतल, हिरण, भौंकने वाले हिरण, पैंथर या अन्य प्रकार के पक्षी, चिड़ियाएँ पाई जाती हैं। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगला है आपका सासन गिर। सासन गिर कहाँ? एशिया में शेरों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह गुजरात राज्य में अहमदाबाद से 16 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है 1412 स्क्वायर किलोमीटर है। यह अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ झाड़ियाँ तथा नुकीले पेड़ अधिक हैं। इसमें नीलगाय, शेर, धब्बे वाला हिरण, 4 सींगों वाला हिरण, चिंकारा, लंगूर, घड़ियाल, कबूतर, चिड़ियाँ इत्यादि पाई जाती हैं। इसके बाद अगला आपका कान्हा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में 1955 में बंजर घाटी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल है 940 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें पहाड़ी क्षेत्र भी सम्मिलित है। यह जबलपुर से 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें साल के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट कि जो साल के वृक्ष अधिकतम कहाँ पाए जाते हैं? कान्हा नेशनल पार्क में। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, चीता, चीतल, पैंथर, सांबर, बत्तख तथा बारहसिंघा पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला है टंडोबा राष्ट्रीय पार्क। तो टंडोबा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। इसको टडोबा बोलते हैं, टडोबा नेशनल पार्क। इसका कुल क्षेत्रफल 625.4 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से? चीता, सांबर, भालू, चीतल, चिंकारा, भौंकने वाले हिरण, सांड, 4 सींगों वाला हिरण, लंगूर तथा घड़ियाल पाए जाते हैं। इसके बाद अगला आपका भरतपुर का चिड़िया अभ्यारण्य। इसे क्या बोलते हैं? केवलादेव घाना नेशनल पार्क भी कहते हैं। यह राजस्थान के भरतपुर नगर के पास लगभग 29 किलोमीटर का क्षेत्र है। सभी प्रकार की चिड़ियाँ, पानी के किनारे रहने वाली चिड़ियाँ तथा पलायन करने वाली चिड़ियाँ जो सर्दियों में दिखाई देती हैं और गर्मियों में चली जाती हैं। यहाँ 328 से अधिक प्रकार की चिड़ियाँ रहती हैं। तो ये आपका बर्ड सेंचुरी है और नेशनल पार्क भी है। अनेक प्रकार के पलायन करने वाली चिड़ियाँ निरंतर दिखाई देती रहती हैं जिसमें बत्तख, सारस, क्रेन्स, सेवेरिचन प्रमुख हैं। इस अभ्यारण्य में शुष्क स्थल में भौंकने वाला हिरण, सांबर, नीला सांड, पायथन इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद अगला आपका शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। यह कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 213 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें प्रमुख जीवधारी कौन है? लोमड़ी, काला भालू, लेपर्ड, भौंकने वाला हिरण, पार्टरिज इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद अगला आपका दचिंगम नेशनल पार्क, दचिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको दाचिंगम वन्यजीव अभ्यारण्य बोलते हैं। ये कहाँ पे है? जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है उसमें कश्मीर में श्रीनगर शहर से 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे 1981 में बनवाया गया था तथा इसका कुल क्षेत्रफल है 141 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद यह 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें काले भालू, लेपर्ड, ब्राउन भालू, बबून आदि जीव पाए जाते हैं। इसके बाद अगला हमारा शिवपुरी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें चीतों को रखा गया है तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला आपका कूनो नेशनल पार्क, भारत के मध्य प्रदेश
राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र है जिसमें 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और यहाँ नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं अन्नामलाई अभयारण्य। यह अभयारण्य की स्थापना 1981 में तमिलनाडु प्रदेश के कोयम्बटूर जिले के दक्षिणी भाग में की गई थी। इसका विशाल क्षेत्रफल कितना है, 117.10 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें विविध प्रकार के विचित्र जीवधारी रखा गया, जैसे कौन कौन से हैं, हाथी, सांभर, धब्बे वाला हिरण, भौंकने वाला हिरण, शेर, चीता, लंगूर, भालू, ये सब रहते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। भारत में इस प्रकार के अभयारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क विभिन्न राज्यों में 200 से अधिक है, जिनमें वन्य जीवधारियों, पक्षियों के संरक्षण की व्यवस्था में प्रबंधन किया गया है। इन अभयारण्यों को प्राकृतिक जीवन के रूप में अधिकतम संरक्षण तथा उनके रहने तथा जीवित रहने की परिस्थितियों का प्रबंधन किया गया। विभिन्न प्रकार के जानवरों तथा पक्षियों को अपने स्वतंत्र ढंग से एवं प्राकृतिक पर्यावरण में रहने की व्यवस्था प्रदान की गई। तो बताया गया है कि जो अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क होते हैं उसमें जो भी जीव जंतु हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि जो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें वहीं, जबकि जो आपका जू होता है, जू में आप नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं रहते, उसमें हम अपने हिसाब से रखते हैं कि उनको कैसे रहना है। इसके बाद आगे है जो आपका वन्य जीव संरक्षण के लिए हमारे देश में 553 अभयारण्यों और 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। अभयारण्य, जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, या वन्य जीव विहार से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से होता है जो राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट प्रकृति के संरक्षण के लिए निर्धारित किया जाता है। जिसको कौन निर्धारित करता है, राज्य सरकार करती है। महत्वपूर्ण फैक्ट ये है। इसके बाद इसमें पक्षियों और स्तनधारियों की किसी भी प्रजाति को मारना, शिकार करना या कैद करना मना होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण लाइन है कि आप इसमें कुछ शिकार नहीं कर सकते, मार नहीं सकते या कैद भी नहीं कर सकते। वन्य विहार में निजी अधिकारों और अन्य उपयोगों की एक सीमा तक स्वीकृति दी जाती है जिसमें वन्य जीव पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। वहीं राष्ट्रीय उद्यान से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जो पर्यावरण, प्राकृतिक और ऐतिहासिक वस्तुओं तथा उस पर्यावरण में रहने वाले वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए समर्पित होता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी का कोई निजी अधिकार नहीं होता। महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जैसे जो वन्य जीव हैं वन्य विहार हैं, वहाँ पे जाके आप लकड़ी या ईंधन इकट्ठा कर सकते हैं या छोटे मोटे जो अपने पशुओं को चरा सकते हैं। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इसमें कोई भी आपका निजी अधिकार नहीं होता है, तो आप इसमें कोई भी वन संबंधी कार्य जैसे कोई लकड़ी को काटना या पशुओं को चराना इत्यादि नहीं कर सकते। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल पार्क में और आपका जो वन्य विहार होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देता है, तो आपको मैच भी करना होता है कई बार। तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 3 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2017 से 2031 के प्रारूप का विमोचन किया था। इसका जो उद्देश्य है कौन सा, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना NWAP नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002-2016 के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और 2017 से 2031 के लिए वन्य जीवों के संरक्षण हेतु रोड मैप तैयार करना था। तो जो ये राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना थी हमारी, उसके क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला था आपका जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को वन्य जीव योजना के साथ एकीकृत करना था इसका लक्ष्य। इसके बाद अगला था संरक्षण, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में सुधार लाना। लैंडस्केप, जो प्राकृतिक दृश्य है उसको पहुँच पारिस्थितिकी मूल्य रखने वाले सभी अकृषित वनस्पतियों और गैर पालतू जीवों के लिए अपनाना। और अगला था आपका आवासों, जो आवास हैं जहाँ पे वो रहते हैं उनका संरक्षण करना। तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी के आवासों का संरक्षण करना। इसके बाद अगला है हमारा जैव विविधता। तो जो जैव विविधता में क्या, संकटग्रस्त प्रजातियों का पुनर्वास करना। वन्य जीव स्वास्थ्य, कैनाइन डिस्टेम्पर जो एक बीमारी होती है जो बाघों में फैलने लगी है, कुछ समय पहले हम देखे थे जो शेर थे उनमें फैल रही थी, उससे जो भी वन्य जीव हैं उनको बचाना। भौगोलिक रूप से एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पीज का प्रसार हुआ है जो हाथियों में संक्रमण फैलाता है, और उत्तर पूर्वी भारत के बकरी और हिरण में पॉक्स जो चेचक के मामले में देखे गए हैं, तो इससे भी बचाना और अवैध शिकार का नियंत्रित करना। इसके बाद अगला जो मानव पशु से संबंधित मानव वन्यजीव संघर्ष का शमन करना, कम करना। प्रशासन और कानून, घरेलू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुपालन में सुधार लाना। वन्य जीव क्षेत्र के लिए निर्बाध वित्त पोषण सुनिश्चित करना। अन्य क्षेत्र को कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का एकीकरण करना। तथा अनुसंधान और पारंपरिक ज्ञान में क्या करेंगे कि अनुसंधान और जो पारंपरिक ज्ञान है उनका यूज करते हुए जो मानव संसाधन है उनका विकास करेंगे, लोगों की भागीदारी बढ़ाएंगे, जिससे कि जो हमारे वन्य जीव हैं
उनका संरक्षण किया जा सके। देखिए इसका सबसे बेस्ट अभी एग्जांपल आप लिखना चाहेंगे अगर उसमें जो रहेगा, तो रिसेंटली अभी एक डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स, जिसको ऑस्कर में शॉर्ट फिल्म्स के लिए भी अवार्ड दिया गया है। तो उसमें यही कि जो लोगों की जो पारंपरिक जो ज्ञान है उसका यूज करते हुए हाथियों को कैसे संरक्षण कर रहे हैं। तो ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि ये किसके लिए है, तो आप ये यूज कर सकते हैं कि पारंपरिक ज्ञान का यूज करते हुए लोगों को भागीदारी बढ़ाते हुए जो वन्य जीव हैं, उसमें इस पर्टिकुलर केस में हाथियों का संरक्षण किया जा रहा है। इसके बाद आगे देख लेते हैं ये जो हमारी वन्य जीव कार्य योजना आई थी, तो इसका महत्व क्या क्या है। देखिए, आनुवंशिक विविधता के संरक्षण और प्रजातियों एवं पारिस्थितिक प्रणालियों के संधारणी उपयोग का देश की वैज्ञानिक प्रगति पर सीधा प्रभाव पड़ता और यह लाखों ग्रामीण समुदायों का सहयोग करता है। इसलिए राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में जैव विविधता के संरक्षण और उनके पुनर्वास पर बल दिया गया है, क्योंकि इससे डायरेक्टली बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड डिपेंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना वन्य जीवों को शामिल करके उन पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले दुष्प्रभावों से संबंधित चिंताओं का भी ध्यान रखता है। इसके बाद जो अगला हमारा प्राकृतिक विरासत, जिसमें नदियाँ, वन, घास के मैदान, पहाड़, आर्द्र भूमि, रेगिस्तान तथा तटीय और समुद्री वासस्थल सम्मिलित हैं, का बड़े पैमाने पर क्षरण हो रहा है। इस बात की नितांत आवश्यकता है कि NWAP मसौदे के अनुसार कानूनों के अनुपालन में सुधार हो और संबंधित गतिविधियों का वित्त पोषण किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है यह भी पाया गया है कि विश्व के 12 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक होने के बावजूद राष्ट्रीय नियोजन में जनसंख्या, व्यवसायीकरण और विकास परियोजनाओं के दबाव के कारण निर्जन क्षेत्रों के ह्रास और निम्नीकरण होने तथा इसके प्रतिकूल पारिस्थितिकी परिणामों को गंभीरता से नहीं लिया गया है। साथ ही इसमें पारिस्थितिकी संतुलन को पर्याप्त महत्व भी नहीं दिया गया है। तो जैसा कि पता है कि जो इंडिया है, जो 12 सबसे अधिक रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाली जो कंट्रीज हैं उनमें से एक है, लेकिन फिर भी हम पॉपुलेशन की जो वृद्धि हो रही है उसकी वजह से या जो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इन सारे वजहों से हम क्या कर रहे हैं कि जो भी वन्यजीव जो जिस एरिया में रह रहे हैं, जो उनका आवास है, उसका हम दोहन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उनकी जो आवास पर जो उनका हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है और उनके संरक्षण में भी समस्या आ रही है। जो हमारे सामने जो गंभीर परिणाम आ रहे हैं उनको भी हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और जो पारिस्थितिकी संतुलन भी हो रहा है उसको भी हम प्रॉपरली वेटेज न देते हुए उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिससे ये भविष्य में जाके ये काफ़ी गंभीर रूप ले सकता है। इसके बाद हम देखते हैं जो समस्याएं हैं वह क्या है। तो NWAP जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान मसौदों में पारिस्थितिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया गया है, परंतु इसमें कुछ भी निहित समस्याएं हैं। कौन कौन समस्याएं? भविष्य की चिंताएं कौन कौन सी? जैसे तीव्र औद्योगिकरण से वन्य जीवों का आवास जो हैबिटेट होता है सिकुड़ रहा है, जिसकी परिणति मानव वन्य जीव संघर्ष के रूप में हो रही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है इसकी वजह से हो रहा है। हालांकि योजना में इसका उल्लेख है, फिर भी महत्वपूर्ण चुनौती बनने जा रहा है। अगला जो जलवायु परिवर्तन से समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए वास्तव में कोई ठोस उपाय अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई नहीं की गई है। नेक्स्ट, नदियों में उद्योगों द्वारा जो अपशिष्ट होता है उसको बहा दिया जाता है, जिसके कारण जो अंतर्देशीय जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण एक चुनौती बन गया है। मतलब जो देश के अंदर जो अलग अलग जो जलीय प्रणालियाँ हैं उनको संरक्षण करने में चुनौती सामने आ रही है और इसके लिए मंत्रालयों के बीच समन्वय के साथ साथ बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। अगला जो है FRA को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला जो है हमारा वन्य जीव से तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के पादप एवं जंतु से है जो कि जंगलों, रेगिस्तानों, चारागाहों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंध कार्यों के लिए संपूर्ण देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य तथा जैव मंडल रिजर्वों की स्थापना की गई है। वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत जब किसी क्षेत्रीय प्राकृतिक इकाई में किसी विशेष जाति प्रजाति के वन्य प्राणी को संरक्षित किया जाता है तो उसे अभ्यारण्य कहते हैं। देखिए, अगर अभ्यारण्य की डिफिनेशन आ जाए तो क्या लिखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत जब किसी क्षेत्रीय प्राकृतिक इकाई में किसी विशेष जातिया के वन्य प्राणी को संरक्षित किया जाता है तो उसे अभ्यारण्य कहते हैं। जब जीवों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं और जब विशेष प्राकृतिक इकाई के समग्र पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जाता है तो उसे जैव मंडल रिजर्व कहा जाता है। तो देखिए, जो
जैवमंडल रिजर्व होता है जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, ये सबसे बड़ा होता है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अंदर आता है आपका जो नेशनल पार्क हो गया, और उसके भी अंदर कोई अगर स्पेशल एरिया है जो किसी पर्टिकुलर जीव के लिए है तो वो क्या हो गया आपका अभ्यारण्य हो गया, सेंचुरी हो गई। इसके बाद आगे आपका मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संरक्षित की जानी होती है, जिन्हें विश्व विरासत स्थल के रूप में जाना जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण की पहल यूनेस्को द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो विश्व विरासत स्थल हैं उनको कौन संरक्षित करता है, तो यूनेस्को करता है। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत का संरक्षण श्रेणियाँ करती हैं, जो कब से लागू है, 1972 से लागू है। इसके बाद अगला जो हमारा है कि प्राकृतिक विरासत स्थल वे हैं जो भौगोलिक प्राकृतिक निर्माण का परिणाम हो या भौतिक व भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर वैज्ञानिक महत्व का स्थल, भौगोलिक महत्व वाला स्थल हो जो किसी विलुप्त के जीव या वनस्पति का प्राकृतिक आवास हो। इसके बाद अगला है हमारा सांस्कृतिक विरासत स्थल श्रेणी की विरासत में स्मारक, स्थापत्य की इमारतें, मूर्तिकारी, चित्रकारी, स्थापत्य की झलक वाले शिलालेख, गुफा आवास व वैश्विक महत्व वाले स्थान, इमारतों का समूह, अकेली इमारतें या आपस में संबंध इमारतों का समूह, स्थापत्य में मानवकृत कार्य या प्रकृति व मानव के संयुक्त प्रयास का प्रतिफल जो कि ऐतिहासिक सौंदर्य, जातीय मानव विज्ञान या वैश्विक दृष्टि से ख्याति प्राप्तों को शामिल किया जाता है। तो जो सांस्कृतिक विरासत स्थल होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। वहीं जो तो उसको 3 श्रेणियाँ होते हैं जो मिश्रित विरासत स्थल हैं। एक होता है आपका नेचुरल, तो नेचुरल में क्या क्या आ गया, ऊपर आ गया आपका सांस्कृतिक जो कल्चरल वाले हेरिटेज साइट हो गए, और ये हो गया आपका मिक्स वाले। तो मिक्स विरासत स्थल की श्रेणी के अंतर्गत वे विरासत स्थल आते हैं जो कि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही रूपों में महत्वपूर्ण होते हैं। भारत को विश्व विरासत सूची में 14 नवंबर 1977 में स्थान मिला है। इसके बाद आगे कुछ भारतीय स्थलों को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा फूलों की घाटी को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के एक भाग के रूप में इसी सूची में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा जो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना वाला चैप्टर था। अब इससे संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के प्रारूप का विमोचन किस वर्ष किया गया, तो ये वर्ष 2016 में किया गया। अगला जो है राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का उद्देश्य कौन सा है, तो ये आपका NWAP 2002 से 2016 के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और 2017 से 2021 के लिए वन्य जीवों के संरक्षण हेतु रोड मैप तैयार करना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। इसके बाद अगला विश्व विरासत स्थल की कुल कितनी श्रेणियाँ हैं, तो टोटल 3 है। कौन कौन सी, एक है आपका नेचुरल, दूसरा है आपका कल्चरल और थर्ड है आपका मिक्स्ड। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में विश्व विरासत सूची की किस वर्ष स्थान मिला, तो 1977 में मिला। अगला जो है इनमें से कौन सांस्कृतिक विरासत स्थल है, तो चित्रकारी भी होती है, मूर्तिकारी भी और शिलालेख भी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। इसके बाद अगला जो है अंतरिक्ष यान में बनाया गया है जो परितंत्र होता है कैसा होता है, तो कृत्रिम मानव द्वारा बनाया गया, तो इसलिए कृत्रिम परितंत्र होता है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है, तो यह है नई दिल्ली में आपका। अगला जो है यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया, तो जो कंचनजंगा है खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसको किया गया था। अगला जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। अगला जो जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है, तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन को क्या बोलते हैं, जैव उपचारण बोलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कब राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी 1983 में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट है बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो बांदीपुर आपका कर्नाटका में है। नेक्स्ट है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1940 में। अगला जो शासन गिर है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये प्रसिद्ध जो एशियाटिक लायंस हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा अन्नामलई अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, ये हुई 1972 में। अगला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के तहत जो टाडोबा नेशनल पार्क है उसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कौन सा पार्क अभ्यारण्य चीतल तथा कालीवक के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कौन सा गेंड हिरण पार्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई, 1954 में। और आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्यजीव हैं उनका संरक्षण करना, ताकि वह विलुप्त ना हो जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से जो हमारा अपना जो सेकंड चैप्टर था राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, इसको देखा। और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी हो या ऐसे ही अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगी। आप जाके वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा था वह लास्ट लेक्चर को भी अवश्य देखें। धन्यवाद।